जो समाज गांव से राष्ट्रीय स्तर तक अत्याचार के मुद्दे पर और अधिकार लेने के मुद्दे पर संघर्षरत हो जाता है, अर्थात गांव से लगा के राष्ट्रीय स्तर तक संघर्षरत हो जाता है, ऐसे समाज को संगठित समाज का पहले जब वो जिंदा रहते हैं तो सामाजिक जीवन में उनकी आदत क्या होती है, होती रही है अभी तक। वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जुआ, ताश, शराब, अंधविश्वास, जातिवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में झगड़ा और अपने को ही ज्ञानी समझने की भूल करते रहे। जैसा कि पिछले हजारों साल से संगठन नहीं था तो समाज सिर्फ गरीब, लाचार, बेबस हो करके मतलब दुखपूर्ण जिंदगी जीते हुए ही इस संसार से जा सकता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संदीप कुमार के साथ द विशेष समाचार अब बनारसी अंदाज में, और इसका स्पेशल शो स्वतंत्र विचार सीधा संवाद आपके साथ। साथियों, समाज में, देश के कोने कोने में आप लोगों ने तमाम सामाजिक संगठन, राजनीतिक संगठन और धार्मिक ऐसे अनेक पहलुओं पर क्षेत्रों में बने संगठन आपको दिखने को मिलेंगे। और वो संगठन अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग कार्य भी करते हैं, कुछ अच्छे करते हैं, कुछ गलत भी करते हैं। उन संगठनों का महत्व क्या है, उनका समाज में ज़रूरत क्या है, उनसे समाज को लाभ और हानि क्या है, इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ एक वक्तागण जुड़े हैं। उनसे हम लोग आज बात करेंगे, उनसे परिचय लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन सामाजिक संगठनों का महत्व क्या है, इनकी आवश्यकता क्या है, इनका इतिहास क्या है, और इसी तरीके के सभी जानकारियों को हम लोग आप लोगों तक पहुंचाने का काम करेंगे। उम्मीद करूंगा कि पिछले वीडियो की तरह आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा, तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि अच्छी से अच्छी जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का वीडियो। सर, सबसे पहले आपका नाम? मेरा नाम शिवमूर्त राम है। सर, हम आपसे पहले ये पूछना चाहेंगे कि जो समाज में संगठन इतने सारे बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, तो समाज में सामाजिक संगठनों का स्थान क्या है और उनका महत्व क्या है? समाज में सामाजिक संगठनों का महत्व अति आवश्यक है और सामाजिक संगठनों की वजह से जो बुद्ध ने कहा है कि संघ बनाओ और संघ से ही आपकी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाएगी, लेकिन ऐसा शुरुआती दौर से ही पिछले हजारों साल से नहीं हो पाया है। और इससे संबंधित बातें हमारे पुरखों ने भी, हमारे तमाम बुद्धिजीवियों ने भी अच्छी अच्छी बातें तो कही, लेकिन सामाजिक संगठन का जो संस्कार होना चाहिए समाज में फैला नहीं, और जो सामाजिक संस्कृति का स्थापना होनी चाहिए वो स्थापना नहीं हो पाई। तो लिहाजा हमारा समाज पिछले हजारों साल से जो गुलाम रहा, एक काम पर डिपेंड हो गया। पहले पैदा होना, बड़ा होने पर मजदूरी करना, फिर शादी विवाह कर लेना, और शादी विवाह करते करते कुछ बच्चे पैदा कर लेना, फिर बच्चों की को बड़ा करके उनकी भी शादी विवाह करते करते फिर इस संसार से चले जाना। इसके बाद, इससे पहले जब वो जिंदा रहते हैं तो सामाजिक जीवन में उनकी आदत क्या होती है, होती रही है अभी तक। वो ईर्ष्या, द्वेष, जलन, जुआ, ताश, शराब, अंधविश्वास, जातिवाद, छोटी छोटी बातों को लेकर के आपस में झगड़ा
और अपने को ही ज्ञानी समझने की भूल करते रहे हैं। इन विशेष बुराइयों के कारण संगठन की बात अगर किसी ने किया भी तो संगठन का निर्माण नहीं हो पाया। इन बुराइयों की तरफ जो हमारे 85% मूल निवासी समाज में फैले हुए है उसको दूर करने का प्रयास ही नहीं हुआ, और इस वजह से संगठनात्मक संस्कृति इस देश के अंदर मूल निवासी समाज में स्थापित ही नहीं हुई, और संगठनात्मक संस्कृति स्थापित न करने की वजह से संगठनात्मक ताकत नहीं बना, भाईचारा नहीं पैदा हुआ, परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील और त्याग की स्थापना नहीं हो पाई, और संघ न बनने के कारण ही हमारे समाज पर, मूल निवासी समाज पर अत्याचार हमेशा होता रहा है और अधिकार हमेशा हमारे समाज से दूर रहा है, और यह बहुत दुख और पीड़ा सहते सहते यह समाज हजारों साल से गुजार रहा है। इस तरह की आदत बन गई है। अगर सर संगठन ना हो समाज में तो फिर समाज की हालत कैसी होगी? अगर संगठन न हो, जैसा कि पिछले हजारों साल से संगठन नहीं था, तो समाज सिर्फ गरीब, लाचार, बेबस हो करके मतलब दुखपूर्ण जिंदगी जीते हुए ही इस संसार से जा सकता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। सही मायने में सर संगठन किसे कहें हम? संगठन की परिभाषा में ही आता है जो समाज गांव से राष्ट्रीय स्तर तक अत्याचार के मुद्दे पर और अधिकार लेने के मुद्दे पर संघर्षरत हो जाता है, अर्थात गांव से लगा के राष्ट्रीय स्तर तक संघर्षरत हो जाता है, ऐसे समाज को संगठित समाज कहते हैं। हमारे समाज की सबसे दुखद पीड़ा यही रही है कि इस समाज पर हमेशा अत्याचार होता रहा है और इसको अधिकारों की प्राप्ति कभी नहीं हुई है। न सामाजिक सत्ता स्थापित कर पाया, न राजनीतिक सत्ता स्थापित कर पाया, और इस वजह से हमेशा इसकी तरफ इसकी संस्कृति ही नहीं, आज तक नहीं है। सर आजकल के संगठनों में एक शब्द बहुत तेजी से देखने को मिल रहा है, सुप्रीमोवाद। इसका क्या अर्थ है और ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? सुप्रीमोवाद बहुत ही समाज के लिए हितकर नहीं है, बिल्कुल हितकर नहीं है, क्योंकि सुप्रीमो का मतलब एक सुप्रीमो रहेगा, और सुप्रीमो लोकतांत्रिक जो प्रणाली है जो सबके विचार से स्थापित होती है वह सुप्रीमो कर ही नहीं पाता है। ये भी संभव है कि मानव को बहुत से ज्ञान की आवश्यकता होती है, और हर मानव संसार में जितने बातें हैं, जितने ज्ञान है, जितनी ज़रूरत है, उसकी जानकारी नहीं कर पाता है, इसलिए सुप्रीमो भी सफल नहीं हो पाता। तो सुप्रीमोगिरी बहुत ही घातक प्रवृत्ति है और उससे समाज को हमेशा कष्ट होता रहा है। फॉर एग्जाम्पल, आज़ादी के बाद से हमारे समाज में 85% मूल निवासी समाज में तमाम छोटी छोटी पार्टियां बनी, उनके एक आदमी सुप्रीमो बने, और वो आज तक इस समाज को न अत्याचार से मुक्ति दिला पाए, न अधिकारों की प्राप्ति करा पाए, और न संगठित होने का कोई प्रयास किए, जिससे कि समाज का भला नहीं हो पाया, और वो सुप्रीमो भी धीरे धीरे डाउन होते चले जाते हैं। समाज तो डाउन है ही। सर आजकल के राजनीतिक दलों में परिवारवाद को देखा जा रहा है। जो अपने आप को लोकतांत्रिक संगठन और राजनीतिक दल कहते थे वो भी आज परिवारवाद में घुसते जा रहे हैं, बिखरते जा रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? परिवारवाद तो बुरी चीज़ है, परिवारवाद ही या वाद ही बुरी चीज़ है, लेकिन अगर कोई परिवार में उस क्वालिटी का व्यक्ति पैदा हो गया जो समाज हित में काम करना चाहता है, और उसमें
उस परिवार में कई लोग हो गए। तो ये आरोप लगाना ठीक नहीं है कि वो परिवारवाद चला रहे हैं, बशर्ते वो सिर्फ परिवार की ही के हित चिंतक न हों, सबके हित चिंतक हों, पूरे समाज के, पूरे राष्ट्र के हित चिंतक हों, तब जाकर को परिवारवाद की घेरा में भले ही आरोप लगेगा लेकिन घेरा में नहीं आ सकते। आजकल के जो भी सामाजिक संगठन है, हर कोई यही कह रहा है कि हम समाज के कल्याण के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब कभी भी समाज के ऊपर अन्याय, अत्याचार, जुल्म जाति हो रही है तो वहाँ सिर्फ भीड़ लगा के जाना, FIR वगैरह कराना, इतना तक ही सीमित है। क्या इन संगठनों के माध्यम से समाज को न्याय मिल पाएगा? इस पर क्या कहेंगे सर? वर्तमान में इसकी बहुत ही हालत खराब है इस स्थिति पर, क्योंकि ताकतवर आज़ादी के बाद से पहले भी और आज़ादी के बाद आज तक भारत में सामाजिक संगठन ताकत का रूप बना ही नहीं पाया, और जब ताकत नहीं बना पाया तो इस समाज पर होने वाले अत्याचार और अधिकारों की प्राप्ति दिला ही नहीं पाया। आजकल जो सर तमाम संगठन हैं और वो खुद का दावा करते रहते हैं कि हम सही हैं, हम सही हैं, हम गलत हैं, हम सही हैं, तो कैसे कोई पहचान ऐसी हमको बताइए हमारे दर्शकों को, जिससे दर्शक और समाज ये पहचान सके कि ये संगठन सही है और ये संगठन गलत है। सबसे पहले तो उस संगठन में परिचय, प्रेम, ज्ञान, शील और त्याग की भावना का होना बहुत ज़रूरी है। उसकी बेहद बहुतायत मात्रा में आवश्यकता है, जो अभी तक भारत में नहीं स्थापित हो पाया है। और इसको स्थापित करने के लिए नियमित जो प्रैक्टिकल हमने किया है उसके आधार पर कह सकता हूँ कि हर गांव में 15 दिन पर एक दिन मीटिंग होनी चाहिए। और क्यों मीटिंग 15 दिन पर होनी चाहिए? क्योंकि पिछले आज़ादी के बाद से हमारे तमाम संगठन बने, लेकिन तमाम संगठन साल 2 साल पर मीटिंग करते हैं। गांव में तो वो भी नहीं जाते। आज समस्त भारत में मूल निवासी समाज का कोई संगठन गांव में नहीं जाता। खाली शहर में वो साल भर 6 महीना पर 150 लोगों को इकट्ठा करके बड़े बड़े मंच बना करके भाषण तो दे लेते हैं। उसे जो पिछले हजारों साल से जो मानसिक गुलामी हमारे समाज की रही है, वो 2-2, 3-3 घंटा भाषण देते हैं, वो किसी को समझ में नहीं आता। और फिर वो बहुत अंतराल के बाद वो आते हैं, साल भर 6 महीना 2 साल के बाद आते हैं, फिर वह विचार देते हैं। तब तक पहला विचार भूल चुका होता है, 0 हो चुका होता है। और इस तरह से विचार आया गया। और भी जो विचार 2 घंटा देते हैं वो बहुत अधूरा ज्ञान देते हैं, पूरा ज्ञान रहता ही नहीं है। तो आदमी को सीख नहीं पाता, कोई मार्ग नहीं निकाल पाता और कर भी नहीं पाता। इस वजह से संगठन का निर्माण बन नहीं पा रहा है। जब तक 15 दिन पर हर गांव में मीटिंग का कार्यक्रम नहीं चलेगा, क्योंकि संगठनात्मक संस्कृति से काफ़ी ये दूर समाज है। और संगठनात्मक संस्कृति से दूर होने के कारण जिस तरह से बैटरी बहुत ज़्यादा डीप में चली जाती है, तो एक्स्ट्रा उसको चार्ज करना पड़ता है। इस तरह से इस समाज के जो मेंटेलिटी है, IQ है, वो डीप में चली गई है हजारों साल के गुलामी के कारण। और 2-2, 3-3 घंटा भाषण साल भर 2 साल पर देने पर उसके पल्ले पड़ नहीं रहा है। इसी वजह से भारत में कोई संगठन सफल नहीं हो पा रहा है, कोई शक्तिशाली नहीं बन पा रहा है, कोई अपने समाज का हित कर ही नहीं पा रहा है। लेकिन दुर्भाग्य आज भी है कि सारे लोग, मेरे 50-60 साल के जीवन काल में मैं देख रहा हूँ, बहुत से लोग मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समाज का भला कर दूंगा, लेकिन कहते कहते मर गए, कुछ नहीं किए, न संस्कृति स्थापित कर पाए। क्योंकि नियत लाख सही हो, मार्ग सही नहीं होगा तो मंजिल नहीं मिलेगा। तो नियत बहुत लोगों की साफ थी, लेकिन मार्ग सही नहीं था। और बहुत लोगों की तो नियत ही ठीक नहीं है, और सिर्फ अपने महत्वपूर्ण बनने के लिए तो तमाम संगठन बनाए हैं लोग। तो
वो जो संगठनात्मक प्रवृत्ति है, संगठन को निर्माण के लिए जो चीज़ होती है, तीन चीज़ महत्वपूर्ण होती है संगठन को आगे बढ़ाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए। और नंबर 1 कि फुल टाइमर और पार्ट टाइमर कार्यकर्ता की आवश्यकता भारत में है। नंबर 2 नए विचार की ज़रूरत है, वह विचार जिससे समाज को इस समय जिस बुराइयों में जूझ रहा है, जिस कारण वो आपस में लड़ रहा है, जिस कारण उसका आर्थिक शोषण हो रहा है, जिस कारण वो अपना पैसा अनावश्यक धार्मिक अंधविश्वास में गंवा रहा है, आपसी लड़ाई में गंवा रहा है, जुआ ताश शराब में गंवा रहा है, उससे बचाने का एक मात्र यही तरीका है कि उसको निरंतर विचार दिया जाए, प्रेम दिया जाए, सम्मान दिया जाए, मृदुभाषी बन करके काम किया जाए, तब आपका विचार ग्रहणीय बन पाएगा, वो ग्रहण कर पाएगा। वो 15 दिन पर जरूर करें। सर, आजकल एक शब्द बहुत सारे संगठनों में यूज किया जा रहा है, कैडर। और कुछ संगठन कहते हैं हम बहुत कैडराइज हैं और कैडर चलाते हैं, और कुछ संगठनों को आरोप भी लगाया जाता है कि ये संगठन कैडराइज नहीं है। ये कैडर होता क्या चीज़ है? आज तक कैडर की बात भारत में चल तो रही है, लेकिन वास्तव में कैडर की मूलभूत आवश्यकता क्या है, उसका प्रस्फुरण, उसकी पैदाइश कहाँ से होती है, उसका ओरिजिन क्या है, आज तक अभी भारत में तो नहीं तैयार हुआ। कोई किताब में भी नहीं है, ना कोई जानकारी है। बस एक कैडर शब्द चल रहा है, और जैसे हवा में तैरे वैसे ही तैर रहा है। असल चीज़ है कैडर। और निश्चित है, मेरा अनुभव है, मेरा प्रैक्टिकल 50-60 का, कि वो अगर कैडर होता, कैडर का अर्थ जाने होते लोग, तो पिछले 85% पिछले आज़ादी के बाद से 85% समाज में जो आज हजारों संगठन बने हैं, अगर सही संगठन कैडर की परिभाषा जाना होते, उसके हिसाब से चले होते, तो इतने संगठन का निर्माण ही ना होता, इतने समाज में टूटन ही नहीं होती, इतने समाज का बिखराव नहीं होता, और यह समाज संगठित होकर के अधिकारों की प्राप्ति अब तक कर चुका होता। जैसा कि बाबा साहब का निर्देश था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो, तो वो संघर्ष करके दिल्ली का शासन भी प्राप्त कर चुका होता है, और नौकरी, कुटीर उद्योग और ज़मीन, सारी चीज़ों को उसको चीज़ों की प्राप्ति उसको हो गई होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो कैडर की परिभाषा क्या है, कैडर की आप मूलभूत आवश्यक तत्व क्या है? पहला चीज़ है, कैडर की पहली आवश्यकता है समान उद्देश्य हो। और देखने में, विश्लेषण करने पर पता चला 85% समाज की मूलभूत आवश्यकता समान तौर पर एक ही है, कॉमन चीज़ है। उसको क्या चाहिए? शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समानता चाहिए। और ये चीज़ नहीं हो पाई है। उसका कारण यही है कि कैडर के हिसाब से काम ही नहीं हुआ। तो कैडर की पहली शर्त है समान उद्देश्य हो। और किस लिए उद्देश्य हो? इन सारी चीज़ों को प्राप्त करने का। और सारी चीज़ क्या है? शिक्षा, संपत्ति, सम्मान, सुरक्षा और समानता प्राप्त करने का उद्देश्य हमें बना ही लेना चाहिए। और ये तभी होगा जब हमें शासन सत्ता मिलेगी। और शासन सत्ता तब मिलेगी जब हमें संगठन की सतत प्रक्रिया से गुजरना होगा। और सतत प्रक्रिया क्या है कि 15 दिन पर हर गांव में मीटिंग करनी चाहिए। और कम से कम भारत के 30% गांव में अगर इस तरह की मीटिंग सिर्फ 5 साल तक चल जाए, तो पूरा भारत मूलवासी समाज के हाथ में आ जाए और सत्ता भी आ जाए, और किसी को कोई तकलीफ नहीं रहेगी। संस्कृति उनकी बदल जाएगी, और हमेशा हमेशा के लिए अंधविश्वास, जाति पात,
और तमाम जो ये जो ईर्ष्या द्वेष जलन जुआ ताश शराबंद विश्वास है, ये सब मिट जाए और हमेशा के लिए एक मानवीय सद्गुणों से यह समाज भर करके अपनी सुंदर जिंदगी जी सकता है। लेकिन ऐसा हम करने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाए हैं। तो पहली ज़रूरत है कैडर की कि वो समान उद्देश्य बनाए, समान उद्देश्य बना के समान मार्ग पर चले और फिर समान विचार तैयार करें, फिर समान लोगों को तैयार करें। ये 4 आवश्यकता कैडर की होती है और इस पर अभी तक भारत में इसके विषय में जो स्थिति दिखाई दे रही है, अभी इस पर शायद चिंतन नहीं किया है लोगों ने। और इस वजह से कैडर की सही जानकारी न होने की वजह से ही आज हजारों संगठन बन गए, समाज बिखर गया और बिखरने के कारण न अत्याचार का निवारण हो पा रहा है, न अधिकारों की प्राप्ति हो पा रही है। इसलिए कैडर को समझने के लिए 4 चीज़ों की जानकारी होना ज़रूरी है, जो अभी तक नहीं है। बगैर जानकारी के लोग कैडर शब्द खाली रटते चले जा रहे हैं। ठीक उसी तरह से जिस तरह से कि मनवादियों ने कहा भगवान होता है, उसका प्रचार कर दिया और भगवान भगवान चिल्लाते चले, इनका पतन हो गया। उसी तरह से कैडर आज पिछले बाबा साहब के बाद और विशेष तौर से भारत में तो बामसेफ के बाद, कांसीराम के बाद कैडर शब्द के ज़्यादा प्रचार प्रसार हुआ। लेकिन कैडर की जो आवश्यकता है उसको अभी तक जान नहीं पाए लोग। इसी वजह से सारी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और सारे संगठन बिखर गए हैं और समाज का दुख बरकरार है। सर, आजकल संगठनों में जो हो रहा है कि जातियां जितनी बनी हैं उससे ज़्यादा संगठन हो गए। जितनी जातियां बनाई गई थी तब के समय में उससे ज़्यादा संगठन हो गए हैं। तो इससे समाज को नफ़ा और नुकसान क्या हो सकता है? आने वाले भविष्य में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? जातियां ही आर्य ब्राह्मणों ने बनवाई इसलिए है कि हमारा समाज बहुत बड़ा विशाल समाज है, 85% समाज है। वो समाज जातियों के आधार पर बिखरा रहे, कमज़ोर रहे, टूटता रहे। और जब कमज़ोर रहेगा तो हमारे समाज पर मनवादियों को शासन करने पर आसानी हो जाएगा, हमारे ऊपर अत्याचार करने में आसानी हो जाएगा, हमारी सत्ता छीनने पर आसानी होगा, हमारा धन दौलत से और अधिकार छीनने में आसानी हो जाएगा। इसलिए वो सब सारी चीज़ें ये सब किए लोग। और उसके बाद जो है कि जितनी भी चीज़ें हमारे समाज को चाहिए वो आज तक नहीं मिल पाई है। और इसको प्राप्त करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो है कि इस चीज़ को समझें और इसको आगे बढ़ाएं और उसको पूरा करके अपने जीवन को भी सार्थक करें, अपने समाज के जीवन को सार्थक करें, अपने बुद्ध और अम्बेडकर के विचारों को स्थापित करके मानवीय सद्भावना स्थापित करें। अभी मानवीय सद्भावना की जब प्रवृत्ति पर बात करते हैं तो मेरे पूरे विश्व में अभी इसकी कमी है और विश्व में कमी होने के कारण ही एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र से लड़ रहे हैं, हजारों की जानें चली जा रही हैं, लेकिन प्राप्त कुछ नहीं हो पा रहा है। इस तरह से पूरा विश्व जल रहा है और विश्व के जलने से भारत ही नहीं पूरा विश्व जल रहा है। इस पर अभी तक काम नहीं हुआ। वैज्ञानिक शोध जरूर भारत संसार में हुए, लेकिन भौतिक संसाधन बहुत बढ़े, लेकिन मानसिक संसाधन की खोज अभी तक सही तरीके से नहीं हो पाई। इसलिए मानव को 2 चीज़ चाहिए, भौतिक संसाधन और मानसिक संसाधन। हमारे विशेष तौर से भारत में कुछ मुट्ठी भर लोगों के पास भौतिक संसाधन तो है लेकिन मानसिक संसाधन नहीं है। और बहुत से लोग धनी हैं, भौतिक संसाधन है, लेकिन उनके घर के अंदर जा कर के देखिए बहुत बड़ा दुख से और पीड़ा से गुजरते हुए नज़र आते हैं। सरकारी रिपोर्ट अभी बहुत कुछ साल पहले की है कि जितनी आत्महत्या सवर्णों ने किया है उतनी आत्महत्या अवर्णों ने नहीं किया है। तो जब उनके सवाल पैदा होता कि वो जब धनी हैं, उनके पास इज्जत भी है, तो आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? हमारे समाज के पास न धन है न सम्मान उतना है, तो फिर ये तो आत्महत्या नहीं कर रहे हैं। तो कारण उसका है कि वो सिर्फ भौतिक चीज़ प्राप्त करने के लिए आपस में भी लड़ते हैं, हमारे समाज को भी लड़ा करके उससे वो फ़ायदा उठाते हैं।
लेकिन मानसिक संसाधन उनके पास भी नहीं है, तो वो भी इस तरीके से दुखी हैं। हमारी योजना ये होनी चाहिए कि हम हमारे मूल निवासी 85% समाज में न भौतिक संसाधन है न मानसिक संसाधन है, दोनों संसाधनों से हीन है। लेकिन जो मनुवादी समाज है, जो मुट्ठी भर लोग हैं, उनके पास भौतिक संसाधन तो है लेकिन मानसिक संसाधन नहीं है। दुखी तो वो भी हैं, और ये दोहरा दुखी समाज है 85% समाज, और वो भी दुखी है। और उसकी खोज आज तक ब्राह्मणवादियों ने किया ही नहीं कि हम इतने संघर्ष और इतने दुखी क्यों हैं धन रहने के बावजूद भी। इसकी खोज आज तक आदिकाल से, मनवाद के बाद से आज तक नहीं कर पाए लोग। सिर्फ इसी पर लगे रहते हैं हमेशा कि हमें किसी तरह धन प्राप्त करना है, आपस में चाहे कटना मरना मारना कुछ भी करे, धन प्राप्त करना। भले ही हम जीवन भर पीड़ा की जिंदगी जीते रहे, तो ये कोई इंसानियत है, कोई धर्म है, कोई न्याय है? तो इससे वो पीड़ित हैं। और ये समाज हमारा 85% समाज और ज़्यादा पीड़ित है। तो हम लोग किसी के खिलाफ नहीं हैं, लेकिन जहाँ डॉक्टर का फर्ज बनता है कि डॉक्टर के पास अगर 2 मरीज गए, एक सीरियस मरीज गया, एक सामान्य मरीज गया, तो डॉक्टर का फर्ज होता है कि सीरियस मरीज को पहले देखे। वही काम तो वामसेप कर रहा है। वामसेप 85% समाज इस देश में सीरियस रोगी है, तमाम परेशानियों से गुजर रहा है, तमाम दुखों से गुजर रहा है। उसमें जाति पात, आपस में हर जाति में ईर्ष्या द्वेष जलन जुआ ताशराब, इतना पीड़ादायक ज़िंदगी जी रहा है। लेकिन इसके विषय में उसको उसमें जीने की उसकी आदत बन गई है, उसी तरह का जीवन को आत्मसात कर लिया है। इससे उबारने की कोशिश नहीं की गई। तो इससे उबरना होगा, और ये उसको उबरने के लिए एक ही रास्ता है, 15 दिन पर निरंतर देश के 30% गांव में अगर कर दिया जाए ऐसा, तो ये प्रैक्टिकल करके मैं बता रहा हूँ, तो 30% गांव में अगर कर देंगे, अगर आपके पास इतनी शक्ति हुई, तो 50% अपने आप हो जाएगा। आपके चुंबक को, आपके ताकतवर चुंबक को दे करके और भी लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आप 50-60% हो सकते हैं संगठित, ताकतवर, और इस देश को जो गुलामी की जंजीरें जकड़ी हुई है, उस जकड़न को आप दूर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा आपको समयदान देना होगा। इसीलिए फार्मूला है 99% आप स्व कार्य करिए और 1% सामाजिक काम करिए। लेकिन हजारों साल से 100% स्व कार्य में ही लिप्त है समाज, अकेला पड़ जाता है, अत्याचार का शिकार भी होता है, अधिकारों की प्राप्ति नहीं कर पाती है। तो ये इस संस्कृति को स्थापित करना होगा, तब जाकर के संगठनात्मक प्रवृत्ति पैदा होगी। और सारी चीज़ें आप जो इंसानियत की चीज़ है, जो हमारे महापुरुषों ने कहा है, और इस समाज की जो ज़रूरत है, प्रत्येक इंसान की ज़रूरत है, चाहे सवर्ण हो चाहे वर्ण हो, वो पूरी होगी। समाज में व्याप्त तमाम संगठन, जो भी संगठन है, उनके संचालकों और व्यवस्थापकों के लिए आपका कोई खास जन संदेश? उनके हमारे देश में फैले हुए तमाम संगठन से मैं यही कहना चाहूँगा कि वो विश्वास कर लें कि वो जो कर रहे हैं उसके पूरा तन्मयता से करें, त्याग परिचय चरित्र त्याग और ज्ञान से लैस होकर करें। चरित्र त्याग और ज्ञान से लैस होकर के करें, और किसी दूसरे, अपने ही समाज के किसी दूसरे संगठन की बुराई करने से बचें, किसी की भी बुराई करने से बचें। अगर कोई दूसरे संगठन का, अब दुर्भाग्य तो है, संगठन तो बना ही लिए हैं लोग, लेकिन अगर संगठन बना भी लिए हैं तो एक हो सकते हैं, लेकिन बशर्ते दूसरे संगठन की, अपने संगठन को मजबूत बनाएं और दूसरे संगठन के लोगों से मोहब्बत से बात करें, तर्क से बात करें, और उनको अपने सद्गुणों से प्रभावित करके उनको भी साथ में आने के लिए प्रेरित करें। और एक दिन ऐसा आ सकता है कि सारे संगठन एक हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका
आपको मिलके बहुत अच्छा लगा। तो साथियों, आप लोगों ने देखा कि जो समाज में तमाम तरीके के संगठन हैं, इनमें आपने देखा होगा कि एक संगठन दूसरे संगठन पर आरोप प्रत्यारोप करता रहता है। तो सर का कहना है कि जितने भी संगठन हैं, जिस तरह जातियों को जोड़ने के लिए बाबा साहब ने SC ST OBC माइनॉरिटी शब्दों का निर्माण किया, उस तरह आप भी जुड़ने के लिए किसी नए शब्द का, नए सिस्टम के साथ खुद को प्यार व्यवहार के साथ रखेंगे, तभी समाज का और राष्ट्र का विकास और उत्थान हो पाएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नए एपिसोड नए विषय के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।